हम लोग देखते हैं लोक और नीति की अवधारणा। लोक नीति हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है और यह लोक नीति शैक्षिक साहित्य में यह शब्द प्रयुक्त होता है। लोक नीति से इतना समझ लिया जाए कि जो जनता से जुड़ी हुई नीति सरकार बनाती है वही लोक नीति कहलाती है। और विद्वानों ने भी इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी है कि सरकार अपने आसपास से जुड़ी चीज़ों को जनता के हित में कानून बनाती है, वह लोक नीति कहलाती है। इसमें लोक नीति का दायरा इतना व्यापक है कि सरकार कुछ करने की नीति बनाती है तो यह नीति होती है, यहाँ तक कि कुछ नहीं करने की नीति बनाती है तो यह भी लोक नीति से संबंधित होती है। और लोक नीति शब्द ऐसे भी हम दैनंदिन जीवन में भी देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, श्रम नीति, कृषि नीति, हमारी विदेश नीति, इन शब्दों का जिक्र हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं। और यह लोक नीति एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ की इस क्षेत्र में काम होता है। और यह लोक नीति अगर कहें तो सार्वजनिक रूप से वर्गीकृत किया जाता है। यह सिर्फ एक ही व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई बातें नहीं होती है, बल्कि यह भी समझा जा सकता है कि यहाँ जीवन का प्रभाव क्षेत्र निजी या पूर्णतः व्यक्तिगत ही नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर निजी जीवन तो चूंकि जुड़ा हुआ तो है ही और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें होती है। और इस तरह हम देखते हैं कि लोक नीति दोनों में सम्मिलित होती है। एक तरह से यह उभयनिष्ठ जैसी बातें हो जाती है। लोक नीति से जुड़ी हुई बातें पहले राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में होती थी और यह समझ लें कि पहले का अध्ययन कुछ संकीर्ण अर्थों में अध्ययन होता था और अब व्यापक क्षेत्रों में अध्ययन होता है, व्यापक रूप से देखा जाता है किसी बात को। और यहाँ पर पहले संस्थागत संरचना की बात होती थी, क्या राज्य क्या है, उसकी कौन कौन संस्था है, कैसे कैसे काम करती है, या दार्शनिक दृष्टि से क्या औचित्य है। और लेकिन बाद में जब लोक प्रशासन का अभ्युदय होता है, लोक प्रशासन का जिक्र आता है, तो यहाँ पर इसे प्रशासनिक तौर पर लिया गया है और देखा गया कि नीति का निर्माण किन किन बातों के संदर्भ में होता है। हालांकि अभी भी यह बात है कि नीति कहीं न कहीं राजनीतिक प्रक्रिया से ही जुड़ी हुई होती है। सार्वजनिक नीति की बात होती है, राजनीतिक संस्थाओं की बात होती है और यह राजनीतिक प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में हम इसे स्वीकार सकते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन निजी हित की ही बात नहीं करता है, बल्कि सार्वजनिक हित की बात करता है, सबों के हित की बात करता है। और यह नीति राज्य जनता के लिए बनाती है, एक तरह से साधन के रूप में अपनी नीति का इस्तेमाल करता है जनता के विकास के लिए। और इसमें जब सार्वजनिक का बोध होता है तो इसमें निजी नहीं बल्कि सभी तरह की जीवन आ जाती है। राजनीतिक जीवन में सरकार का क्या रोल है, क्या जनता की ज़रूरतें हैं, और इस प्रकार उस नीति बनाई जाती है। एक कहें तो एक तरह से एक निश्चित लक्ष्य तय की जाती है, उसके अनुरूप कार्यक्रम तय किया जाता है, फिर क्रियान्वयन होता है नीति का। तो इस तरह से हालांकि कहीं न कहीं यह राजनीतिक प्रक्रिया का ही एक अंग है। नीति विश्लेषण के क्षेत्र में प्रमुख विद्वान हुए थॉमस आर डाई। वे हालांकि यहाँ पर सार्वजनिक नीति के संदर्भ में कहते हैं कि सरकारें जो भी सरकारें चुनाव करती है कि वह कोई काम करें या न करें, वह सार्वजनिक नीति की बात होती है। हालांकि यहाँ पर डाई ने कहा है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान उन संस्थाओं का वर्णन करता है जिसमें लोक नीति सूत्रबद्ध की गई थी। हालांकि ये बाद में कहा जाता है कि लोक नीति की विषय वस्तु के बीच जो संबंधता रहा वो आगे नहीं रह सकी। राजनीति विज्ञान के केंद्र में लोक नीति धीरे धीरे स्थानांतरित हो गई और यह सरकार के कार्यकलाप के कारण और परिणाम दोनों में यहाँ पर यह दिखता है। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान का संबंध आज ज़्यादा बढ़ गया है, इसमें लोक नीति निर्धारित की जाती है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि सरकारी अधिकारी स्वतः नीति को मूर्त रूप देने में जुड़े होते हैं। यह भी
तय है, लेकिन लोक प्रशासन के अध्ययन में अब तक निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए मशीन पर ही पहले ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति रही है। बाद में यह राजनीतिक जगत में आया, लोक प्रशासन में यह नीति आया और फिर यह कहीं न कहीं राजनीति का भी एक अंग बन गया। सरकारी प्राधिकारियों के संगठन, सरकारी कर्मियों के व्यवहार और बढ़ते हुए संसाधन आवंटित करने की विधियों, प्रशासन और समीक्षा पर ध्यान गया। हम यह भी देखते हैं कि नीति का प्रतिपादन किया जाता रहा है और यह भी दावा किया जाता रहा है कि नीति कार्यान्वयन का अनुभव नीति निर्माण की प्रक्रिया के प्रोत्साहन में योगदान देता है। लोक कार्यों के लिए राजनीति विज्ञान के प्रयोग करने का एक तरह से यह एक प्रयास है। उन प्रक्रियाओं का संबंध दिखता है जो लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। हालांकि हम यह भी कह सकते हैं कि लोक नीति के अध्ययन में जो प्रस्तुत बातें हुई है यह वस्तुतः समाज विज्ञान की एक तरह से कहीं तो नई शाखा है और यह कहीं न कहीं नीति विज्ञान के क्षेत्र में आ जाता है, पॉलिसी साइंस के क्षेत्र में आ जाएगा। और नीति विज्ञान की अवधारणा आप देखते हैं कि हैरोल्ड लॉसवेल ने 1991 में दिया था। वहाँ पर वे नीति के जिक्र करते हैं, कौन क्या कहाँ कैसे की बात वे करते हैं। हम यह देखते हैं कि लोक नीति कहीं न कहीं सार्वजनिक बात रूप से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर हम दो शब्दों का पहले विश्लेषण करना चाहेंगे, सार्वजनिक क्या होती है और फिर नीति क्या होती है। तो सार्वजनिक और नीति को समझें। सार्वजनिक की जब बात होती है तो यह सरकार से जुड़ी हुई बातें होती है, सामान्य लोगों से जुड़ी हुई बातें होती है और यह निजी हित के रूप में नहीं होती है। राजनीतिक जीवन की बात करें तो सरकार सार्वजनिक की बात होती है, जनता की ज़रूरतों की बात होती है। और लोक नीति यहाँ पर सार्वजनिक हित की बात करती है, सार्वजनिक क्षेत्र की बात होती है, सार्वजनिक मत की बात होती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की बात होती है, सबों की हित की बात होती है। इस तरह यहाँ पर सार्वजनिक शब्द का उल्लेख हम लोग देखते हैं, लोक का इस्तेमाल इस रूप में हुआ है सार्वजनिक के रूप में। और यहाँ पर निजी की बातें नहीं होती है, बल्कि निजी को सम्मिलित करने की तुलना में सार्वजनिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और यह भी देखते हैं कि सार्वजनिक विस्तार को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, सबों के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक का इतना हुआ है, इसका इस्तेमाल होता है। और यह सार्वजनिक लोक किसके द्वारा होती है, तो सरकार का बात यहाँ पर हो जाता है। सरकारी सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति और यहाँ पर सबों की संपत्ति, तो यहाँ पर लोक संपत्ति, तो यहाँ पर सार्वजनिक की बातें सरकारी स्वामित्व से ली जाती है कि किसकी संपत्ति, सरकार की संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति। तो यहाँ पर सरकार का स्वामित्व की बात ऐसी हो जाती है। और यहाँ पर यह भी समझने वाली बात होती है कि सार्वजनिक से तात्पर्य नियंत्रण का बात भी होता है। किसका नियंत्रण, तो सरकार का नियंत्रण। सार्वजनिक क्षेत्र में मानवीय कार्यकलाप एक तरह से इतना इसका दायरा व्यापक हो जाता है कि यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप एक तरह से कहीं तो यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। और यहाँ पर सार्वजनिक और निजी इस तरह के कहीं न कहीं दोनों के द्वंद्व की स्थिति रहती, दोनों विचार के रूप में। और यहाँ पर हम वेबर का उल्लेख करना चाहिए, W.B. वेबर। और उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र से किस प्रकार की अंतर देखने को मिलता है, यहाँ पर इसका विश्लेषण किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में जो कहा गया है और निजी क्षेत्र के बारे में जो कहा गया है प्रमुख रूप से कुछ बिंदुओं में, तो यह अधिक जटिल और अस्पष्ट कार्यों का सामना करता है। इसे अपने निर्णयों के कार्यान्वयन में अधिक समस्या होती है। निजी के निस्बत जो सार्वजनिक क्षेत्रों में जो होती है यह जटिल होता है, कार्य का स्वरूप अस्पष्ट होता है। नीति का कार्यान्वयन में समस्या होती है, इसे आराम से नहीं हो जाती है। और कहीं न कहीं सार्वजनिक प्रशासन की जो बातें होती है तो यह अपनी क्षमताओं को निरंतर सुधारने के लिए चिंतित रहता है और बाजार की विफलता की क्षतिपूर्ति से अधिक चिंतित भी रहता है, क्योंकि इन्हें सबों के हित का ख्याल रखना पड़ता है। और एक तरह से अगर कहें तो निष्पक्षता के मुद्दों की अनुक्रिया करने के लिए यहाँ पर इसके पास अधिक अवसर होते हैं। और एक बात यह भी होती है कि लोकहित में कार्य करना चाहिए, ऐसी बातें होती है। और कार्य करते हुए प्रतीत भी होना चाहिए, इस तरह की भी बातें होती है। सार्वजनिक
समर्थन के अल्प स्तर को बनाए रखने की बात होती है। और लोक प्रशासन का यहाँ पर हम देखें तो उद्भव निजी हित की नहीं बल्कि लोक हित की प्राप्ति करने के लिए किया गया है, राज्य के साधन के रूप में किया गया है। लोक हित की बात और राज्य के साधन के रूप में, ताकि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुविधा मुहैया कराई जा सके। एक और जहाँ अधिकतम लोकहित की बात होती है, वहीं राजनीतिक शासनों के लिए जब से विशेष करके उदारवाद का दौर चला, हालांकि नव उदारवाद का स्वरूप है, तो यहाँ पर लोक प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वह लोकहित संवर्धन ज़्यादा से ज़्यादा करे और वह एक संरक्षक के रूप में रहे और बाजार को अपने रूप में संचालित होने दे। हालांकि मैक्स वेबर की बात अगर करें पूर्व में जाकर, तो वे कहते थे कि औद्योगिक समाज में तर्क न परख प्रक्रिया के कारण अधिकारी तंत्र की वृद्धि हुई थी। कुछ ऐसी बातें हुई जिसके कारण कि अधिकारियों की स्वरूप में वृद्धि हुई। उसके बाद नव उदारवाद के दौर में लोक प्रशासन में सार्वजनिक हित के क्षेत्र में यहाँ पर इसका स्वरूप बदलता दिखता है। वे सिर्फ निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर उसको इस तरह की नीति क्रियान्वित आज ज़्यादा की जा रही है। और अधिकारी तंत्र कहीं न कहीं भिन्न रूप में दिखते हैं जो कि निजी क्षेत्रों में विद्यमान होता है। हालांकि अधिकारी तंत्र को लोकहित के कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है, ऐसा दिखावा किया जाता रहेगा उसके। लेकिन जब हम सार्वजनिक का विचार करते हैं, सार्वजनिक तौर पर देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम पूर्व में जाएं तो वहाँ पर इसके जो विद्वान हुए, जो हार्वर्ड साइमन जैसे हैं, तो वे वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह लोकहित का तर्क निरंतर छीन होते गया। वे कहते हैं नौकरशाहियाँ किस तरह प्रतिबंधित तर्क संगति के बड़े उपाय दिखाती है। और एक विद्वान है म्यूलर, वे कहते हैं नौकरशाह सदा लोकहित में कार्य नहीं करते हैं बल्कि अपने भिन्न लक्ष्य रखने की इच्छा रखते हैं, और अधिकारी तंत्र एक अलग ही दिशा में काम करते हैं। हालांकि हम यह देखते हैं कि जो समय बीत रहा है, तो यहाँ पर राजनीतिक और अधिकारी तंत्र दोनों की भूमिका में अंतर आ रहा है। वेबर की बातें यहाँ पर संपूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रही है, वे समय के साथ समाप्त नहीं या उनका प्रभाव कम दिखता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों जगह देखते हैं तो यहाँ पर परस्पर वादी और अन्योन्य क्रिया के रूप में कहीं न कहीं यहाँ पर सार्वजनिकता की बातें देखने को हमें मिलती है। अगर हम नीति की अवधारणा की बात करें तो जिस तरह की सार्वजनिकता की बातें की अवधारणा में सभी एक मत नहीं है, उसकी अवधारणा सुस्पष्ट नहीं है, उसी तरह नीति भी यहाँ पर कार्रवाई करें कि मार्गदर्शन की बात करें, यहाँ पर यह भी भिन्न भिन्न रूप में दिखती है। जैसे कि नीति हमें लक्ष्य की एक तरह से घोषणा बताती है कि ये निर्णय करना, एक तरह की घोषणा की बातें होती है। एक और हम लक्ष्य की घोषणा को नीति के रूप में देखते हैं, तो दूसरी ओर कार्यविधि की घोषणा के रूप में देखते हैं। इसके अलावा सामान्य उद्देश्य होते हैं इसके, या फिर प्राधिकारिक निर्णय के रूप में देखते हैं। यहाँ पर चारों रूप में हम इसको देखते हैं। हालांकि सामान्य तौर पर देखा जाए तो नीति का अर्थ होगा निर्णय करना, पॉलिसी बनाना, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कब किया जाए, कहाँ किया जाए, क्यों किया जाए। तो इस तरह की बातें नीति के संदर्भ में सामान्य तौर पर बातें लोग इसका अर्थ लगाते हैं। और एक विद्वान हुए जैसे कि फ्रेडरिक, वे कहते हैं किस परिस्थिति में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा निर्णय लेना है, यही तो नीतियां हैं। डिमार्क्स कहते हैं नीतियां व्यवहार के वैसे नियम है जिन्हें सचेत रूप से मान्यता प्राप्त है और जो प्रशासनिक निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसी बातें होती है। वहीं नीति के संदर्भ में एक रॉबर्ट प्रेस्थस वे कहते हैं कि नीति को एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई पसंद के रूप में, उचित मार्गदर्शक या कार्रवाई के रूप में, एक निश्चित कार्य प्रणाली की रूपरेखा के रूप में होते हैं। यहाँ पर और अन्य विद्वानों की अगर हम बात करें तो हॉगवुड और गन
विद्वान हैं, उन्होंने नीति शब्द के 10 प्रयोग बताते हैं। और कार्यकलाप के क्षेत्र के लिए नाम के रूप में नीति वांछित परिस्थितियों की अभिव्यक्ति होती है, कोई प्रस्ताव की बात होती है, कोई सरकार के निर्णय की बात होती है, किसी को प्राधिकार सौंपने की बात होती है, इस तरह की बातें होती है। इसके साथ साथ कार्यक्रम, कोई निर्गम, परिणाम, सिद्धांत या मॉडल और एक प्रक्रिया के रूप में वो नीति को देखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नीति भिन्न भिन्न रूप ग्रहण करती दिखती है। राजनीतिक प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर नीति नाम रखने पर बल दिया गया है, क्योंकि विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए एक नीति के रूप में लोक नीति को परिभाषित करने पर बल दिया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर यह भी देखते हैं कि लोक नीति के अध्ययन में जो इसके अंतर्निहित मूल्य देखते हैं तो वह राजनीतिक तो होता है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण के बदले यहाँ पर व्यक्तिपरक आधार पर नीति निर्माण का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति अब देखते हैं। सरकारें निर्णय लेती है, लेकिन यहाँ पर वो किससे प्रभावित होती है, हम उसका भी अब अध्ययन करते हैं। वे किन किन तत्वों से प्रभावित होते हैं, किन किन घरानों से प्रभावित होती हैं, किन किन ऐतिहासिक तत्वों से प्रभावित होती है, उसकी आगे नीति क्या है, तो हम आजकल मूल्यांकन उस संदर्भ में भी करते हैं। यहाँ पर एक विद्वान की बातें हुई है, और एक विद्वान हुए वाई ड्रोर, वे नीति की परिभाषा देते हैं कि कोई अनुसरण करने वाली जो कार्रवाई होती है और इस पर जो समान निर्देश दिया जाता है, इस संदर्भ में ही वे नीति को परिभाषित करते हैं। वहीं एक विद्वान हुए पीटर सेल्फ, तो वे नीतियों को बदलते हुए ऐसे एक निर्देश के रूप में विश्लेषित करते हैं कि कार्यों को कैसे प्रस्तुत किया जाए, कैसे निष्पादित किया जाए। सर ज्यूफी वाइकर्स, और वे कहते हैं कि नीतियां उन प्रक्रियाओं को निर्देश, संबद्धता, निरंतरता देने वाले निर्णय है जिनके लिए निर्णय की निकाय उत्तरदायी है। अगर विद्वान कार्ल फ्रेडरिच की बात करें तो नीति को बाधाएं और अवसर उत्पन्न करने वाले निश्चित परिवेश में व्यक्ति, समूह या सरकार की प्रस्तावित कार्यविधि मानते हैं, जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो प्रयास होता है उसमें अपने प्रयास में प्रयोग करने और हटाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। जेम्स एंडरसन कहते हैं कि नीति को समस्या या चिंता के विषय से निपटने के लिए अभिकर्ताओं के समूह द्वारा अनुसरण की गई स्वप्रयोजन कार्यविधि के रूप में माना जाता है। हालांकि हम यह कह सकते हैं कि लोक नीतियाँ जो निर्माण होती है वह सरकारी निकाय द्वारा होती है, सरकारी अधिकारियों द्वारा उसे अपनाया जाती है, उसी के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। हालांकि यहाँ पर एक विद्वान हुए थे डेविड स्टर्न, वे जो समाज को के लिए एक तरह से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के रूप में जो प्राधिकार देते हैं, वे उसे कई एक विशेष रूप में देखते हैं, सर्वोच्च प्रमुख के रूप में देखते हैं, ज्येष्ठ जन के रूप में देखते हैं, कार्यपालिका, विधायिका पालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्रशासक, पार्षद, सम्राट या राजा, उस समय जो भी विशेष निर्णय लेने वाले व्यक्ति होते हैं उस रूप में भी इसे देखा जाता है। हालांकि स्टर्न के अनुसार ये वे व्यक्ति होते हैं जो राजनीतिक प्रणाली के दैनिक कार्यों में संलग्न है और इसके मामले के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अधिकांश और समाज में उसे स्वीकृति मिली होती है, उसे एक तरह से कहीं न कहीं वैधता मिली होती है, उसे लोग स्वीकारते हैं, उन कार्रवाइयों का समर्थन करते हैं और एक तरह से कहें तो अधिकांश सदस्य उसमें उसको बाध्यकारी के रूप में उसे स्वीकारते हैं, तब तक स्वीकारते हैं कि उनकी भूमिका के अंदर वे कार्य करते रहें। यहाँ पर दो विद्वान का जिक्र करना कि थॉमस डाई, वे कहते हैं लोक नीति वह है जिस पर सरकार कार्य करने के लिए चयन करती है और या नहीं करती है। और एक विद्वान हुए लिनबेरी, वे कहते हैं सरकार अपने नागरिकों के लिए करती है और करने में असफल होती है। इन परिभाषाओं के हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सरकार क्या करने का निर्णय लेती है और वास्तव में वे क्या करती है, यह सब चीज़ नीति की अवधारणा के रूप में हम लोग इसको देखते हैं।